तो कैसा रहा न्यू ईयर, पार्टी वार्टी हुई कि नहीं? ये मेरा 2018 का पहला वीडियो है, तो मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा पीसी बिल्ड करेंगे जो बहुत खतरनाक होगा। 30,000 वैसे सुनने में तो बहुत कम लगते हैं खतरनाक पीसी बिल्ड के लिए, लेकिन हमारे एक भाई हरमन जीपी की रिक्वेस्ट थी कि 30,000 में एक ऐसा पीसी बिल्ड करें जो बहुत पावरफुल हो वीडियो एडिटिंग के लिए, और उन्होंने ये भी बोला कि बेस्ट पॉसिबल प्राइस पर। तो आज हम बेस्ट पॉसिबल को आगे लेकर बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्या बिल्ड कर सकते हैं। तो आज की जो पीसी के स्पेक्स है ये बहुत अच्छे हैं। अगर हम सिर्फ 30,000 की प्राइस रेंज को देखें तो इसमें हमने एक 4 कोर 8 थ्रेडिंग्स वाला CPU लिया है, 16 GB की रैम के साथ में, और 2 TB की स्टोरेज भी लगाई हुई है। वैसे तो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी एक गेमिंग पीसी के लिए, बट फिर भी हमने इसमें एक GPU लगाया हुआ है जिससे कि आप आज के मॉडर्न AAA टाइटल्स आसानी से खेल सकते हो 50 to 60 FPS पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाउ डिड आई मैनेज टू पुट ऑल ऑफ दिस स्टफ इन वेरी लिटिल बजट ऑफ 30,000 इंडियन रुपीज। तो भाई उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सो मैं हूँ ऑल्ट, हमारे अपने ऑल्ट के यूट्यूब चैनल से। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू चलो फिर शुरू करते हैं। आज का जो ये पीसी बिल्ड है भाई, ये मॉडर्न 50,000 के पीसी को आराम से टक्कर दे सकता है विदाउट एनी डब्स। और अगर आप सोच रहे हो कि आप Ryzen 3 या i3 की बिल्ड कर सकते हो इस बजट में, तो भाई वो पॉसिबल ही नहीं है 30,000 रुपीज़ में। इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं हमारे CPU की। तो CPU के लिए हमने चूज किया है Xeon का E5540। तो ये CPU साइज में काफ़ी बड़ा है नॉर्मल CPUs के मुकाबले पर, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग मतलब डिफरेंट टाइप की सॉकेट से बिलोंग करता है। तो ये CPU LGA 1366 सॉकेट से बिलोंग करता है, जो कि एक सर्वर सॉकेट है। सो नॉर्मली इसके मदरबोर्ड आप अपने नॉर्मल केसेस में नहीं लगा सकते हो, बट इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं जब हम मदरबोर्ड की बात करेंगे। अब इस CPU में हमें सारी न्यू टेक्नोलॉजीज मिलती है जो आप एक नॉर्मल मॉडर्न CPUs में मिल जाती है। ये CPU बहुत पुराना है, 2009 में रिलीज हुआ था, लेकिन ये जो CPU की सॉकेट है LGA 1366 वो काफ़ी बड़ी है। तो आप इसको उस वक्त का थ्रेडरिपर या i9 भी बोल सकते हो, क्योंकि नॉर्मल CPU से काफ़ी बड़ी साइज की सी सॉकेट मिल जाती है हमें इधर। ये हमें 4 कोर के साथ में आता है, 8 थ्रेडिंग्स भी देखने मिल जाती है इस CPU में। अभी आप सोच रहे होगे इतना पुराना CPU और 8 थ्रेडिंग्स, और मैं आपको ये भी बोल देना चाहता हूँ कि ये जो CPU है, आपने अभी तक इंडियन चैनल पर जितने भी वीडियोस देखे होंगे Xeon के CPUs के, उन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये हाइपर थ्रेडिंग भी सपोर्ट करता है जो पुराने CPUs लैक करते थे। मतलब कि वर्चुअली और 4 कोर क्रिएट कर सकता है। बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी हमें इधर 2.53 गीगाहर्ट्ज़ की मिल जाती है, और ये बूस्ट भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बोला, ये वो हर एक काम कर सकता है जो आज के मॉडर्न बजट CPU कर सकते हैं। जब ये बूस्ट होता है तो ये 2.80 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकता है। 45 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर इसका आर्किटेक्चर बेस्ड है, लेकिन जो कि काफ़ी बड़ा है आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड से। और इसमें जो हमें TDP मिलती है वो 80 वॉट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और अभी आते हैं इसकी प्राइस पर, जो इस CPU को काफ़ी अपीलिंग ऑप्शन बना देती है। 333 रुपीज़ का आपको मिल जाता है ये अली एक्सप्रेस पर। वैसे तो मैं लेना चाहता था इंडिया में, लेकिन आपको इंडिया में ये सेम CPU 7000 के ऊपर आ रहा है, तो अली एक्सप्रेस इज़ अ बेटर चॉइस। 4 कोर 8 थ्रेड वाला CPU इतने सस्ते में भाई, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फिर कोई क्यों नहीं प्रेफर करता इस CPU को। CPU भले से बहुत अच्छा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आसानी से ये PC बिल्ड कर सकते हो। इसकी जो सॉकेट टाइप है उसके मदरबोर्ड्स ऑप्शन काफ़ी लो है। अभी इंडिया में हम LGA 1366 के मदरबोर्ड्स देखें तो आपको 22,000 के नीचे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो लेना तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो हमने इस बिल्ड में मदरबोर्ड भी अली एक्सप्रेस से लिया है। अब ये मदरबोर्ड एक हाइब्रिड मदरबोर्ड है, और अब हाइब्रिड मदरबोर्ड वो होते हैं जो एक तरीके से मॉडिफाइड मदरबोर्ड होते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बिल्ड का मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा डाउन साइड है, और इसी की वजह से मैं आपको ये बिल्ड रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने पास के कंप्यूटर मार्केट जाएँ और वहाँ जाकर LGA 1366 के मदरबोर्ड के बारे में सर्च करें। देखिए आपको क्या प्राइस में मिलता है। अगर आपको वहाँ हाइब्रिड मदरबोर्ड मिलता है तो काफ़ी अच्छी बात है, इसलिए मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ पहले जाके वहाँ सर्च मारिए अगर आप ये PC बिल्ड करना चाहते हैं तो। नहीं तो यू ऑलवेज हैव ऑप्शन ऑफ अली एक्सप्रेस, आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। अब बात करते हैं हमारे जेनेरिक मदरबोर्ड की। तो हाँ भाई, ये एक जेनेरिक मदरबोर्ड है, इसका कोई नाम नहीं है पर्टिकुलरली।
ये मदरबोर्ड X58 चिपसेट के साथ में आता है। इसमें हमें 2 रैम स्लॉट देखने मिल जाते हैं जो कि ECC मेमोरी भी सपोर्ट करते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। 16 GB मैक्स रैम सपोर्ट करता है 1333 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। अब इसमें हमें M.2 जैसे फीचर्स तो देखने नहीं मिलता है क्योंकि ये पुराना है, लेकिन इसमें हमें एक PCI X16 का स्लॉट देखने मिल जाता है और PCI का स्लॉट भी देखने मिल जाता है। अब PCI एक ऐसी सॉकेट है जो बहुत पहले बहुत काम में आती थी, लेकिन अभी फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं बैक IO की। तो बैक IO की बात करें तो हमें इधर 2 PS2 पोर्ट मिल जाते हैं, एक कीबोर्ड के लिए और एक माउस के लिए। हमें इसमें 6 USB 2.0 के पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें हमें एक लैन पोर्ट भी मिल जाता है RJ45 का, जो आपके वायर इंटरनेट के लिए यूज़ होता है, और इसमें हमें ऑडियो के नॉर्मल जैक्स भी देखने मिल जाते हैं। अब आप लोगों ने शायद ये नोटिस किया क्या नहीं मुझे पता नहीं, बट इस मदरबोर्ड में हमें कोई भी डिस्प्ले के पोर्ट नहीं मिलते हैं। मतलब कि हमें इस बिल्ड में एक GPU लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये PC बिल्ड कुछ काम का नहीं होगा। और ये मदरबोर्ड में कोई भी ग्राफिक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इस पर कोई भी डिस्प्ले पोर्ट नहीं देखने मिलता है। मुझे लगा कि अगर आप ये PC बिल्ड करने की सोच रहे हो तो आप लोगों को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इस मदरबोर्ड को आप हर एक कैबिनेट में लगा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला एक हाइब्रिड मदरबोर्ड है, इस वजह से विदाउट एनी प्रॉब्लम के। तो इस मदरबोर्ड की सबसे बड़ी डाउनसाइड इसकी अवेलेबिलिटी है। अब अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको ये ₹4349 रुपीज़ का मिल रहा है। तो अभी AliExpress वाला जो मदरबोर्ड है, रिव्यूज़ मैंने पढ़ी है, अच्छी है, आप खुद जाकर चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। और अब इसके बाद के सारे प्रोडक्ट इंडिया से हैं, सो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम बाय कर सकते हो। अब आते हैं रैम पर। तो रैम के लिए हमने चूज़ किया है सैमसंग की ECC रैम। ये DDR3 की रैम है जो 1333 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है। हमने इधर 8 GB की रैम चूज़ की है जो इनफ है मॉडर्न PC बिल्ड्स के लिए, बट क्योंकि ये एक वीडियो एडिटिंग PC है तो हमने इसमें 16 GB रैम लगाई है। मतलब कि हमने 2/8 GB की रैम चूज़ की हुई है। PC बिल्ड अभी तक बहुत ही खतरनाक जा रहा है ना। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको ये एक सिंगल 8 GB की रैम स्टिक 2499 रुपीज़, मतलब 2499 रुपीज़ का पड़ रहा है। मतलब अगर हम 2 लगाते हैं तो 5000 लगभग हमारी प्राइस हो जाएगी, मतलब टोटल 16 GB की 5000 रुपीज़ में। भाई इधर हम DDR4 के अगर सिंगल स्टिक भी रैम लेना चाहे 8 GB की तो आपको पता ही है वो कितनी महंगी है, सही है कि नहीं। 16 GB रैम हमने 5000 में ख़रीद ली है, बहुत अच्छी बात है भाई, ग्रेट। अब बात करते हैं GPU की। तो जिसका इंतज़ार आप लोगों को होगा ही, मुझे पता है कि इस बिल्ड में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनका बजट होगा और वो गेमिंग PC बिल्ड करना चाहते होंगे, तो इसलिए मैंने इसमें एक ग्राफिक कार्ड भी लगाया हुआ है। तो GPU की बात करें तो हमने जो GPU चूज़ किया है वो है ASUS का GTX 1050 Ti। तो ये एक GDDR5 का कार्ड है और ये 4 GB की VRAM के साथ में आता है। 768 CUDA कॉल्स देखने मिल जाती है, 1290 मेगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक फ्रिक्वेंसी मिल जाती है और वो बूस्ट होने के बाद 1392 मेगाहर्ट्ज तक जा सकती है। अब ये OC वर्जन होता तो ये और भी अच्छी तरीके से हमें इधर फ्रिक्वेंसी मिलती, लेकिन अब ये नहीं है तो उसके हिसाब से आपको लो फ्रिक्वेंसी मिलेगी, लेकिन आप हमेशा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो। अभी बात करते हैं इसकी मेमोरी क्लॉक की, तो आपको 7008 मेगाहर्ट्ज की मेमोरी क्लॉक भी मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो 11200 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा या MD कंप्यूटर्स पर। अब मैं आपको क्या बोलूँ GTX 1050 के बारे में। जहाँ तक मुझे पता है हमारे आधे से ज़्यादा भाइयों के का फेवरेट GPU है GTX 1050 Ti। और अगर आप 1080p पर 50 to 60 FPS पर गेम्स खेलना चाहते हो तो ये कार्ड आपके लिए है। वैसे आपके ऊपर है कि आप इस बिल्ड में एक चीप GPU भी लगा सकते हो, जैसे GT 210 जैसा कोई, सिर्फ आपके डिस्प्ले के ऑप्शन के लिए, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बताया कि विदाउट GPU ये PC बिल्ड कुछ काम का नहीं होगा, तो आपको GPU लगाना ज़रूरी है। तो आप 2-2.5 हज़ार का GPU भी लगा सकते हो या आप 11-12 हज़ार का GPU भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। अब आते हैं HDD पर। तो HDD के लिए हमने चूज़ किया है Seagate की Barracuda हार्ड डिस्क। तो ये 2 TB की हार्ड डिस्क हमने चूज़ की है जो कि 7200 RPM की स्पीड पर रोटेट होती है। तो मैं कभी भी 2 TB की हार्ड डिस्क अपनी बिल्ड में चूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक स्ट्रिक्टली वीडियो एडिटिंग PC है तो मैंने सोचा एटलीस्ट 2 TB तो होना चाहिए, इसलिए हमने इस बिल्ड में लिया है। अब आपके ऊपर है, अगर आप थोड़ा पैसा बचा सकते हो
1 TB लेकर तो आप बचाओ बिंदास। वैसे इतनी महंगी नहीं है, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 4752 रुपीज़ की मिल रही है 2 TB की हार्ड डिस्क। तो आपके ऊपर आप क्या चूज़ करना चाहते हो। अब PSU की बात करते हैं, तो PSU के लिए हमने चूज़ किया है थर्मलटेक का 450 वोल्ट का PSU। थर्मलटेक एक काफ़ी रिलायबल कंपनी है जहाँ तक मुझे पता है, और ये बहुत ही रिलायबल कंपनी मानी जाती है फॉरेन कंट्रीज़ में। ये कंपनी अपने वाटर कूलिंग की वजह से फेमस है, बट ये इंडिया में इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। तो ये जो PSU है ये 450 वोल्ट का है, और मैंने PSU की सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक की है। तो आप इधर जो इमेज देख रहे हो ये अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, तो इतना शायद से मेरे हिसाब से काफ़ी हो जाना चाहिए अपनी इस बिल्ड के लिए। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो आप लोगों को ये PSU 2265 रुपीज़ का मिल जाएगा। अब आते हैं अपने केस पर। तो हमने इतना खर्चा कर ही दिया, हर एक पार्ट्स पर तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बचे थे हमारे पास केस खरीदने के लिए अच्छा वाला। तो हमने इस बिल्ड में एक अच्छा और सस्ता केस चूज़ किया है। तो केस के लिए हमने चूज़ किया है BBC का 8803 कैबिनेट। सबसे पहले तो बात करते हैं टॉप। आप लोगों को इसके टॉप में एक 240 mm का रेडिएटर लगाने की जगह मिल जाती है, और टॉप साइड में हमें पावर और रीसेट के बटन्स भी मिल जाते हैं USB 2.0 और ऑडियो के पोर्ट्स के साथ में, और एक USB 3.0 का पोर्ट भी देखने मिल जाता है। फ्रंट में हमें डिज़ाइन देखने मिलती है जो कि कॉर्सर के जैसी लगती है, लेकिन इसकी डिज़ाइन बहुत अलग है उसके मुकाबले पर। और फिर फ्रंट पैनल के बैक साइड में हमें एक 240 mm का रेडिएटर माउंट या फैन माउंट मिल जाता है। बैक में हमें एक 240 mm का फैन माउंट देखने मिलता है, और बॉटम में हमें एक PSU श्राउड भी देखने मिलता है। और ये एक फुल साइड एक्रेलिक पैनल के साथ में आता है जो कि ट्रांसपेरेंट है, तो आप अपने केस को आराम से प्राउडली देख सकते हो LEDs लगाने के बाद। आप लोग को ही पता है LEDs लगाने के बाद तो कैबिनेट की रौनक ही अलग हो जाती है। PSU श्राउड के नीचे आप लोग को एक PSU फैन की भी जगह मिल जाती है, जिससे कि आप अपने PSU की गर्म हवा सारी की सारी बाहर निकाल सकते हो। कैबिनेट में रखकर फिर वो गर्म होगा कैबिनेट, उससे अच्छा है कि सीधा मुझसे बाहर निकाल ले। अगर हम केस की प्राइस की बात करें तो 2499 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा ये। तो इसी के साथ बिल्ड हो चुकी है अपनी कंप्लीट। अब करते हैं हमारी बिल्ड का टोटल। तो हमारे CPU का हुआ है 333 रुपीज़, हमारे मदरबोर्ड का हुआ है 4349 रुपीज़, हमारे रैम्स का हुआ है 5000 रुपीज़, हमारे GPU का हुआ है 11200 रुपीज़, हमारे HDD का हुआ है 4752 रुपीज़, हमारे PSU का हुआ है 2268 रुपीज़, और हमारे कैबिनेट का हुआ है 2499 रुपीज़। तो हमारा टोटल हुआ है 30,401 रुपीज़। तो बिल्ड वाकई अच्छी थी, लेकिन अगर आप कंपेयर करना चाहते हो इससे वो मॉडर्न CPUs की, तो हम भाई बात करेंगे कि अगर आपका बजट 30,000 का है तो आप क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पेंटियम की। अगर हम पेंटियम G4560 की बिल्ड करते हैं तो आपको ये 32,000 तक में बिल्ड हो जाएगा 8 GB और 1 TB की स्टोरेज के साथ में। हाँ, और वो भी इतना ही पावरफुल होगा। गेमिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वीडियो एडिटिंग में तो ये भाई उसका बाप है। अब Ryzen 3 जो है आप उसकी बिल्ड करना चाहते हो सेम स्पेक के साथ, ग्राफिक कार्ड और वगैरह हर एक चीज़ सेम, तो आप सेम स्पेक के साथ बिल्ड कर सकते हो, लेकिन 8 GB और 1 TB की स्टोरेज के साथ 37,000 में। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है प्राइस में। और फिर हम उसके और नीचे अगर हम i3 की बिल्ड करना चाहते हैं, i3 8100 की, तो ये बिल्ड भी आपके ऑप्शन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 42,000 तक जा सकता है सेम स्पेक्स के साथ, 8 GB रैम और 1 TB की स्टोरेज के साथ। तो इन सब बिल्ड में हमें सिर्फ 8 GB का रैम चूज़ किया है और 1 TB की स्टोरेज चूज़ की है, नहीं तो इनकी प्राइस भी आपको 5,000 से 7,000 और ऊपर चली जाती थी। और जो हमने आज बिल्ड की है ये उन सब से बहुत अच्छी है। अगर हम वीडियो एडिटिंग को लेकर चल रहे हैं तो बट इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये पुराना है। तो क्या कहते हो, आपके हिसाब से कौन सा बिल्ड भाई बताओ मुझे नीचे कमेंट्स में अच्छा होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हो तो इसके ड्रॉबैक्स भी कई सारे हैं जिसको आप लोगों को कंसीडर करना होगा अगर आप ये PC बिल्ड करना चाहते हो। तो अगर हम इस बिल्ड की प्रोस की बात करते हैं तो ये बिल्ड वाकई पावरफुल है जो प्राइस में हम इसको बिल्ड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, आप लोग इससे अच्छी बिल्ड कर ही नहीं सकते हो 30,000 की प्राइस रेंज में। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये बिल्ड ECC मेमोरी सपोर्ट करता है जो काफ़ी चीप आती है प्राइस में। इंडिया में भी आप इसको काफ़ी चीप में बाय कर सकते हो। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो इस बिल्ड में आप 1070 Ti तक GPU लगा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम के। तो मतलब कि आप इसमें कुछ हद तक GPU अपग्रेडिंग कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो और इस बिल्ड में आप CPU भी अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये सॉकेट जो हमने ली है इसमें और भी कई सारे CPUs हैं।
मतलब मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत खतरनाक सीपीयूज है जो आज के Ryzen 5 और i5 को आसानी से टक्कर दे सकते हैं और उसको आसानी से हरा भी सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ और मेरे को 3-4 दिन दो, उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना के दे दूंगा। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो सबसे पहले तो ये बहुत पुराना बिल्ड है, तो आप ज़्यादा अपग्रेडिंग पाथ एक्सपेक्ट ना करो इससे। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रोस में बोला कि आप CPU और GPU को अपग्रेड तो कर सकते हो, लेकिन वो 2 ही चीज़ है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो इस पीसी में, उसके अलावा और कुछ सोचना भी नहीं। दूसरा पॉइंट ये है, आपको इसमें मदरबोर्ड प्रॉब्लम मिलता है। मतलब आप लोगों को ये समझना ही होगा कि ये जो सॉकेट है ये बहुत रेयर है और इस सॉकेट के ऊपर आपको कोई भी अच्छी कंपनी से मदरबोर्ड नहीं मिलते हैं। तो मतलब वही हमें डिपेंड करना होगा जेनेरिक मदरबोर्ड के ऊपर, और मुझे पता नहीं कि कितने रिलायबल हो गए क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया। अगर ऑप्शन होता तो वाकई एक 20 पीसी बिल्ड होता ये। अब थर्ड कॉन की बात करें तो आपको इसमें 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं जिनमें आप 16 GB तक मैक्स रैम लगा सकते हो। और जैसे कि आपको पता है हमने इस बिल्ड में 16 GB अभी ही मैक्स कर दिया, तो आप फ्यूचर में अपग्रेडिंग नहीं कर सकते हो रैम की। फोर्थ कॉन ये है इस पीसी बिल्ड का कि आपको फास्ट स्टोरेज का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे कि USB 3.0 और M.22 जैसे स्लॉट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आपके पास अभी भी एक ऑप्शन है कि आप इसमें SSD लगा सकते हो। तो कैसा लगा आज का बिल्ड? हर एक चीज़ मैंने डिटेल में इस बिल्ड के बारे में आप लोगों को बता दी है। फिर भी अगर आपको कुछ इन्फो चाहिए इस बिल्ड के बारे में तो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स के आप बिंदास मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अब कुछ दिन में हम एक ऐसा CPU की बात करने वाले हैं जो एक मॉडर्न Ryzen 5 और i5 को टक्कर दे सकता है। और जो भी आप लोगों को बोल रहा है कि भाई CPUs आज के i7 और Ryzen 7 को बीट कर सकते हैं पुराने CPUs, तो भाई ऐसा नहीं पॉसिबल है। सही बोल रहा हूँ मैं सीरियसली। आप पुराने ओल्ड CPU जितने भी हैं, आप कितना भी खतरनाक CPU लेकर आओ, आज के Ryzen 7 और i7 को बीट नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन ये तो कंफर्म है कि जो पुराने CPUs है ये Ryzen 5 और i5 से ज़्यादा बेहतर है, बट आप इससे ज़्यादा की कुछ भी उम्मीद मत रखो। और ये भी मान सकता हूँ मैं कि ये Ryzen 7 और i7 से थोड़ा से पीछे हो गए। और बेसिकली अगर आप ये पीसी बिल्ड कर रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जहां तक हो सके कि आप एक मॉडर्न CPU बिल्ड करो, क्योंकि आप हमेशा उससे फायदे में ही रहोगे, नुकसान आपको कुछ नहीं है। हाँ, देखा जाए तो आप चीप प्राइस में बिल्ड कर सकते हो पुराने और आज के टाइम के हिसाब से ज्यादा पावरफुल पीसी बिल्ड, लेकिन आपको फिर फ्यूचर अपग्रेडिंग ऑप्शन छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप बोलो तो मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना भी सकता हूँ, मॉडर्न हार्डवेयर वर्सेस ओल्ड हार्डवेयर। बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए इस टॉपिक में। और अगर आप ओल्ड पीसी बिल्ड करते हो तो आप बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ देते हो। तो आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है इस बिल्ड के बारे में, और आपके हिसाब से फिलहाल के टाइम पे कौन सी सबसे अच्छी बिल्ड होगी 30,000 की प्राइस रेंज में। मिलो फिर कमेंट सेक्शन में। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक मारो, या तो फिर आप लोग मेरी ही तरह चीप पीसी बिल्ड ज़्यादा पसंद करते हो तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस चैनल का मेन मोटिव ही चीप पीसी बिल्ड्स है, एंड आई एम द चीपेस्ट गाय ऑन द होल इंटरनेट, एंड आई मीन इट। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। और भाई थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। अभी तक चैनल की ग्रोथ बहुत स्लो हो रही थी, लेकिन फिलहाल के टाइम पे काफ़ी फास्ट चालू है ग्रोथ, जिसको मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये वैसे ही स्पीड में भी हमारी ग्रोथ हो रही है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, सिर्फ मेरे चैनल को नहीं, बाकी जितने भी इंडियन चैनल है उन सबको सपोर्ट करो। बहुत जल्दी आप लोगों को भी एक अच्छे से अच्छे वीडियोस देखने मिलेंगे। अगर रिव्यू यूनिट चालू हो जाएगी मिलना तो दिखती बात है यार, अच्छे ही वीडियोस बनना स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अभी फिलहाल इंडिया और चाइना की गेमिंग कम्युनिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और कुछ दिनों में मुझे लगता है हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को भी रिव्यू यूनिट मिलना शुरू हो जाएगी। अभी तो मैं हर जगह अपने हाथ पाँव मार रहा हूँ कि कहीं से रिव्यू यूनिट मिले और मैं आपको और बेहतर वीडियोस बना के दे सकूँ, बट अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। उन सबको यही लगता है कि वी आर नॉट केपेबल इनफ, बट यार वी आर मोर देन केपेबल। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि गाइस सब्सक्राइब करो। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ मुझे सब्सक्राइब करो, बट आप लोग उन इंडियन यूपीसी चैनल को सब्सक्राइब करो जिनको आप पर्सनली पसंद करते हो, उनको सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। सब्सक्राइब करोगे तभी तो अच्छे वीडियोस आने की उम्मीद कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सही में पीसी इंडस्ट्री को ग्रोथ देखना चाहते हो इंडिया में, तो आपको लोगों को सब्सक्राइब करना होगा, नहीं तो हम सब सिर्फ वर्चुअल पीसी बिल्ड ही करते रहेंगे। तो अगर आप अभी तक रुके हो तो शुक्रिया आप लोगों का। आज के लिए बस इतना ही, और मैं ऑल्टेस साइनिंग आउट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय गाइस।